आज हम लोग हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 20 तक कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, और आज जो है 21 तक, उसके बाद 21 से लेकर 40 तक जाएंगे। 20 क्वेश्चन आज फिर करेंगे। 20 क्वेश्चन में जो हिस्ट्री का है सभी को क्या करेंगे, वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से सबसे पहले 21 है। 21 है इसमें कि वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। यानी 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का भी जिम्मा लिया। वह कौन है? तो एम व्हीलर। एम व्हीलर, ठीक है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है इंडियन आर्कियोलॉजी, 1944 में महानिदेशक के रूप में पदभार भी संभाला, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया। उसका आंसर होगा एम व्हीलर। एम व्हीलर, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद फिर इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में, इसमें है जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एम व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। एम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, अरिकामेडु तथा ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवाई। क्या क्या, किसको किसको खुदाई करवाई? एक हड़प्पा का, एक अरिकामेडु का और एक ब्रह्मगिरी का। ये तीनों जगहों की, तीनों स्थलों की खुदाई एम व्हीलर ने करवाई थी, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। भारतीय अगर पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना देखा जाए तो 1861 में स्थापना हुआ था। महानिदेशक 1944 में एम व्हीलर बने। एम व्हीलर ने खुदाई करवाया हड़प्पा का, अरिकामेडु का, ब्रह्मगिरी का, ये सब ऐतिहासिक स्थलों को खुदाई करवाया, ठीक है। तो कोई पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? था 1861 में। कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। 22 में देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन है? कालीबंगा है, कि लोथल है, कि राखीगढ़ी है, धौलावीरा है। तो ये जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी कहाँ में है? हरियाणा में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा के, राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल है यह राजस्थान में है और यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा कहाँ में है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला कहाँ से? धौलावीरा से, ठीक है। तो यह जो था 23 का था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 का था, ये 23 का हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। 23 जो था, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। यानी 23 में कि सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। यानी तांबा तांबा और टीन मिलाने पर क्या बनता है? कांस्य बनता है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टीन को मिश्रित करते थे, तांबे एवं टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान जो है पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा स्थल पर खोज, हड़प सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज और हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में हुआ था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। यह वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? हड़प्पा था। तो इसी वजह से
इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे रेडियो कार्बन 14, कार्बन 14 जो है इस विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल पता लगाया गया है। इससे पता चला कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दे का टीला है। यह जो है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है, मुर्दों का टीला है। यह कौन सा है? यह मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ का टीला है, जिसका मतलब कौन सा है भाषा है, या कौन सा भाषा है? ठीक है, तो यह सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा है। मुर्दों का टीला है, सिंधी भाषा है। तो देखते हैं यहाँ पर एक सा एक्सप्लेनेशन हमको डिटेल्स मिलेगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सैंधव स्थल जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। सैंधव स्थल जो है, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर से देखते हैं, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब ये जो सैंधव स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसको खोज 1922 में हुआ था, राखलदास बनर्जी ने किया था। अब मोहनजोदड़ो है कहाँ में? तो पाकिस्तान के सिंध है, सिंध प्रांत तो है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, एक लारकाना जिला है, लारकाना जिला है, और सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे लारकाना जिले में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, तंत्रात्मक थी। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी इधर से शुरू करना है तो इधर जाना है, लेकिन हम लोग इधर से लेकर इधर से लिखते हैं, लेकिन उल्टा था, दाईं से लेकर बाईं की ओर। तो दाईं से बाईं की ओर कौन सा लिपि लिखी जाती है? तो वह लिपि कौन सा है? तो वह है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप खरोष्ठी लिपि को पढ़ते थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्म लिपि में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्रह्म लिपि में है। अपवाद स्वरूप अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। ज़्यादातर अगर अशोक का अभिलेख देखा जाए तो प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्म लिपि में है, और एक जिसको बोलते हैं कि एक्सेप्शनल अपवाद है, तो अपवाद अशोक के जो है एक शाहबाजगढ़ी अभिलेख है, और एक मानसेहरा अभिलेख है। ये दोनों जगह पर जो अभिलेख पर लिखा हुआ है वह खरोष्टी लिपि का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन सभ्यता का स्थल है? क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो सिंध में, पीछे था क्वेश्चन, सिंध में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो कहाँ के हैं? सिंध प्रांत पाकिस्तान के हैं। इसको खोज किए थे कौन? राखलदास बनर्जी 1922 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज किए थे। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है?
स्मारक के साक्ष्य मिला है, एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। अब हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। कि इसको खोज किया था दयाराम साहनी वर्ष 1921 में। हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण इसमें भी क्या मिला है, स्मारक साक्ष्य मिला है, विशाल अन्नागार मिला है हड़प्पा से। अब उसके बाद हड़प्पा सभ्यता समय काल जो है 2300 से लेकर 1750 तक, ये रेडियो कार्बन 14 के आधार पर पता चला है सब। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीर। तो वह है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक डॉक यार्ड है। लोथल क्या है? लोथल एक डॉक यार्ड है, ये जहाजों की गोदी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा कहाँ का है? गंगानगर राजस्थान में है। इसके उत्खननकर्ता जो हैं बीबी लाल एवं बीबी के थापर थे। उसके बाद धौलावीरा कहाँ में है? कच्छ गुजरात में है। इसको खोज किए थे जेपी जोशी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगर शहर वाला सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बनी हुई थी सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हम लोगों को? नर्तकी की यानी डांसर मिली है, उस डांसर की मूर्ति। कांसे की जो है विशाल स्नानागार, मतलब नहाने वाला एक बड़ा सा जगह। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, मुद्रा पर अंकित है पशुपतिनाथ की मुद्रा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध बाग कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो वह है मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग यानी मोहनजोदड़ो है, यानी मोहनजोदड़ो को सिंह, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग, मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा स्थल है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले स्थल देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा किसके सामने? रावी। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, याद करते हैं हरा, हरा यानी हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मोसी याद करते हैं, मोहनजोदड़ो अस्सी से सिंधु। कालीबंगा कैसे? काला घाघरा याद रखते हैं, कालीबंगा से काला घाघरा, काली घाघरा हो जाएगा, कालीबंगा से घग्गर। लोथल, अगर लोथल का अगर लोथ आदमी रहेगा पूरा मोटा तो क्या वो भाग नहीं पाएगा, तो लोथल का भोगवा हो जाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किसी तरह से वो उसका ऐसा हालत हुआ कि गिरते गिरते कहीं पर हिंड हिंड हाइड मैंने छिपना होता है, तो गिरते गिरते जगह फिर क्या हो गया? छिप गया। तो आलमगीरपुर का क्या होगा? हिंडन। रोपण का सतलज, रोपण का सतलज। अब सतलज से पानी अगर निकलेगा तब तो रोपण होगा धान का। ठीक है, तो हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, कालीबंगा का घग्गर, लोथल का भोगवा, आलमगीरपुर का हिंडन, रोपण का सतलज। इतना है इसमें।
अब ये तो हो गया 29। अब हम लोग देखते हैं 30। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को मतलब उत्तर चुनना है और क्या कौन सही होगा। तब बताइए। लोथल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसका आंसर 1 2 3 4 कंटिन्यू वाला होगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो नर्तकी की मूर्ति, एक बड़ा सा स्नानागार। कालीबंगा से क्या मिला है? अग्नि वेदिकाएं, जुता हुआ खेत। लोथल से क्या मिला है? गोदी, फारस की मुहर। हड़प्पा से क्या मिला है? सावधान या अर्थ, सावधान, अर्थ यानी कब्रिस्तान R37 और अन्नगार यानी अनाज रखने वाला। मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की डांसर की मूर्ति, एक बड़ा सा स्नान करने वाला जगह। कालीबंगा यानी अग्निवेद का जुता हुआ खेत मिला है यहाँ से। लोथल से मिला है गोदी, फारस की मुहर। हड़प्पा से मिला है सावधान यानी कब्रिस्तान R37 नगार ऐसा मिला है। अब देखते हैं इसमें कि रोपण। रोपण जो है पंजाब में है। रोपण कहाँ पर है? पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी में है। इसके प्रमुख स्थित है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल है सब। अब उसके बाद 31 देखेंगे। 31 में किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह है दैमाबाद। दैमाबाद जो है कहाँ में है? महाराष्ट्र में है, जो कि एक हड़प्पाई स्थल है। यहाँ पर रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। दैमाबाद जो है हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर। 32 में है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या था? जौ। सबसे पहले कौन सा आदमी अनाज खाया था? तो जौ, वही यूज करता था पहले। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज था। जौ सबसे पहले आदमी यूज किया था। वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित भूमध्य सागर और ईरान के बीच स्थित पश्चिम एशिया में मानव द्वारा उगाया गया। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव निसंतक वीर नगर यूपी में से मिले हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये तो पूरा वैश्विक रूप से 8000 पहले मिला है, लेकिन नया शोध हुआ है उसके अनुसार क्या है, यहाँ तो चावल मिला है कम से कम 9000 पहले से। इससे तो और एक हजारों पहले ही से है, यानी पुराना तो यही हो गया जो यूपी में है। संत कबीर नगर जो है यूपी में है, यहीं से मिला है। 9000 से लेकर 7000 तक पूरा चावल उपजाया गया। तो भी चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब ये है कि नवीनतम देश के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान कहाँ है? मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान है। मेहरगढ़, पाकिस्तान। ये हो गया सिंधु सभ्यता का। ऐसा था, ये जो था इससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सारा क्वेश्चन था। अब आएगा हमारा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता का। किसका आएगा? वैदिक सभ्यता का। ठीक है, वैदिक सभ्यता का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 से आता है वैदिक सभ्यता का। रिंग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? रिंग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? इसका प्रोशनी। प्राचीन भारत में रिंग वैदिक काल की नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम निम्न प्रकार है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अस्किनी, इसका नाम है, पहला नाम अस्किनी। प्राचीन नाम अस्किनी है। अस्किनी का चेनाब। अस्किनी प्राचीन, यह है आधुनिक। अस्किनी का चेनाब। विपाशा का व्यास। अस्किनी चेनाब, विपाशा व्यास, वितस्ता झेलम, परोसनी रावी, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल।
ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये सारा जो इसका ट्रिक बनाएंगे अलग डाल देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 34 से है। 34 में है कि उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल है। उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। तो इसका होगा पहला चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड, यानी 1 और 2 दोनों होगा, दोनों इसमें है। दोनों तरह का था, धूसर मृद भांड भी था और उत्तरी कृष्ण मर्जित मृद भांड दोनों बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ऑप्शन में है दोनों, 1 और 2 दोनों। 1 वो भी था, ये वाला भी है कृष्ण मर्जित भांड भी। अब क्वेश्चन नंबर 35 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित में से कौन से सारनाथ स्थित शेर सिंह शीर्ष के सही घटक है। पहला दिया हुआ है सैफ्ट। सैफ्ट में स्तव्यष्टि या लंबा सुड़ाकर स्तंभ, दीर्घवृत्ताकार शीर्ष भाग यानी शीर्ष फलन अबेकस जो किसी भी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है। शीर्ष फलक अबेकस के नीचे फैली हुई उल्टी पखुड़ियाँ। क्या होगा इसका 1 और 3 होगा। 1 में क्या है सैफ्ट यानी स्तंभ यष्टि या लंबा सूर्णाकार का स्तंभ, और 3 के शीर्ष फलक अबेकस के नीचे फैली हुई उल्टी पखुड़ी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि सिंह स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। सिंह स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है और मूल रूप से मौर्य वंश में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस संरचना में कई घटक हैं जो इसके डिजाइन और प्रतीकवाद के अभिन्न अंग हैं। उसके बाद सेफ्ट एक बेलनाकार स्तंभ है जो अभिलेख और राजधानी का समर्थन करता है। यह लंबा तथा पतला है क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरी संरचना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उसके बाद अभिलेख के नीचे वास्तव में उल्टी पंखुड़ियां हैं जिन्हें अक्सर कमल की पंखुड़ियों कहा जाता है। यह पंखुड़ियां पवित्रता और जानोदय का प्रतीक है तथा डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह स्तंभ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को अपनाया था। ठीक है, इसमें दिया गया कि सिंह स्तंभ जो सारनाथ में है, भारत की एकदम संस्कृति विरासत का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब ये जो स्तंभ है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, पॉलिश किया हुआ है सब उसी से। अब यह जो है मूल रूप से जो है मौर्य वंश का 3री शताब्दी से सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। अब इसका डिजाइन अलग अलग, एकदम डिजाइन अलग है। पहला कि सेफ्ट एक बेलनाकार स्तंभ है जो एकदम राजधानी को अभिलेख समर्थन करता है, लंबा और पतला है ऊपर से ताकि ऊपर की ओर बढ़ता जाए, मजबूत बने। अभी उसके बाद नीचे है कि उसको नीचे जो है पंखुड़ी है उल्टे एकदम कमल पंखुड़ी कहा जाता है। ये पवित्रता को दर्शाता है। ये बहुत ही स्मारक इसको इसके बहुत भारत संपूर्णता निरपेक्षता का है। यह जो है ऐतिहासिक है सिंह स्तंभ। तो इसको संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को अपना लिया अशोक स्तंभ के रूप, अशोक चिन्ह को अपनाया भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। 36 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। 36 का देखते हैं। ऑप्शन है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, महाभाष्य। यह सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ
यानी प्राचीनतम वेद इसको बोलते हैं, ऋग्वेद को। ऋचाओं में बद एकमात्र वेद है, ऋचा इसमें है। अब रचना काल का हुआ 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हुआ, इसके बीच। ऋग्वेद में कुल कितना 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। एवं ऋचा लगभग कितना है 10,600 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद के इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है, यह ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत का नाम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 है। भगवत गीता महाभारत का भाग है, मतलब कौन सा भी इस पर विचार करना है। भागवत गीता महाभारत का भाग है तथा कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। सेकंड में है शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है। तीसरा जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सभी देवताओं को समर्पित स्रोत गान शामिल है। फोर्थ में है नाट्य शास्त्र, जिसका श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है। अभिनय कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ और हिंदू आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से निकटता संबंधित है। अब इसमें कौन है, कौन कौन बात सही है, कौन कौन बात गलती है? इसमें से सब का सब सही है, ऑल इज राइट। सब उपरोक्त सभी से विकल्प क्या है, सही है। अब उसके बाद 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेद त्रय किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद यजुर्वेद, और सामवेद। ऋग्वेद यजुर्वेद किसमें है? ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ये वाला सही होगा। 39 का ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। क्वेश्चन और लास्ट और 40 देखते हैं। इसमें किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं थी, जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करता था। सभा क्या था? श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों के लिए था। समिति आम पब्लिक लोगों के लिए था।